सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 9 का वीडियो नंबर 2 और आज मैं कराने वाला हूँ आपको अनसीन पैसेज। लेकिन मेक श्योर अगर आपने डे नंबर 1 से वीडियो नंबर 1 से सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है और आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें अगर आप अपने बेस्ट मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो। उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं तो इस कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चों को लगता है कि हमने अपनी पहले नहीं देखी तो अब कैसे देखेंगे। ज़्यादा नहीं है बड़ी बहुत, आज ही बैठोगे तो 1-2 दिन में सारी देख डालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आज मैं कराने वाला हूं आपको टॉपिक किसका, अनसीन पैसेज का। पहले 2 अनसीन पैसेज आते थे जिसमें एक 12 मार्क्स का आता था, एक 10 मार्क्स का आता था, लेकिन अब सिर्फ एक अनसीन पैसेज आएगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जिसमें अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का आएगा। और मैं कई बार सजेशन दे चुका हूं बच्चों को कि अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन है वो पहले नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसका मैंने रीज़न बताया है। उसका रीज़न है कि हमेशा पैसेज आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बोर्ड में कोई पैसेज रिपीट हो गया हो जो ऑलरेडी आ रखा था कहीं पे, तो ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ आप क्या करो, अनएक्सपेक्टेड पैसेज होता है तो लास्ट में करो। आप कहते हो सर मेरा बेस्ट पार्ट है, लेकिन अगर ये बेस्ट है तो बेस्ट टू बेस्ट आपका लिटरेचर हो सकता है क्योंकि उसमें 1 साल तक आपके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं, चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ आप उसको पहले करो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका बेस्ट इंप्रेशन चेकर के ऊपर पड़ता है तो बाद में आपको इसका फायदा मिलता है। तो प्लीज़ अनसीन पैसेज का क्वेश्चन लास्ट में करो। अगर वो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अनसीन पैसेज को लेके तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूं अनसीन पैसेज के बारे में। गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को अनसीन पैसेज के अंदर जो होती है ना वो ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी किसी को तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये पूरा अनसीन पैसेज जो है उनका टाइम खा जाता है। एक रीज़न ये भी है कि पहले मत करो क्योंकि पहले आपके पास 3 घंटे होते हैं। आप क्या करते हो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ही 1.5 घंटा 1 घंटा लगा देते हो। कई लोग 40 मिनट 45 मिनट लगा देते हैं, जिसकी वजह से लिटरेचर का टाइम लास्ट में शॉर्ट पड़ जाता है जो कि आपका बेस्ट पार्ट रहता है, राइटिंग सेक्शन जो कि बेस्ट पार्ट रहता है। तो वहां पे आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अनसीन पैसेज छूटेगा तो एक बार को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो छूटेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे 40-45 मिनट में आप 20 मार्क्स कवर कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे 40-45 मिनट में आप 20 से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको टाइम पे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि लिटरेचर राइटिंग जब आप करोगे तो वहाँ आपका थोड़ा बहुत टाइम सेव होगा। जब आपको अच्छे क्वेश्चन जो अच्छा पार्ट आता है वो आप करोगे पहले तो टाइम सेव होगा, उसको भी आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है जहाँ पे हम सोचते हैं, समझते हैं और सोच समझ के लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखो अगर हम कोई टॉपिक सोच समझ के कर ही नहीं रहे हैं, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कॉम्प्रहेंशन थोड़ी होता है वो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ नहीं करते, कॉपी पेस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स गिवन होंगे उनको अंदर पैसेज में ढूंढ लेंगे, पैसेज में ढूंढने के बाद वहां से ऊपर से लाइन ली, नीचे से लाइन ली, सेम लाइन को वहां पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मेरा मानना है कि ये तो गलत होता है, कॉम्प्रहेंशन में ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको उसके मार्क्स मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ों के मार्क्स होते हैं। एक तो भाई मार्क्स होते हैं कि आप कंटेंट जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हो कि कंटेंट कहाँ पे है, चलो आपको उसके मार्क्स मिल गए। लेकिन जो ग्रामर एक्यूरेसी है, जो कॉम्प्रहेंशन है, उसको लेके आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मिलता है, 1 का है तो आधा मिलता है, पूरा नहीं मिल पाता। तो आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना होता है, खुद की लैंग्वेज से भी लिखना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज, कुछ मिस्टेक है वो नहीं करनी। सबसे पहली मिस्टेक है स्टेप्स मिस्टेक, ठीक है। मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जो कॉपी पेस्ट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो नहीं करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखना, ठीक है। स्टेप्स मिस्टेक, स्टेप मिस्टेक ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं। देखो अगर आपको कॉपी पेस्ट ही करना है तो पहले पैसेज पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो अल्टीमेटली उन वर्ड्स को ही फाइंड आउट करने वाले हो पैसेज के अंदर। तो पैसेज पढ़ के उखाड़ भी क्या लोगे आप, कर भी क्या लोगे? समझ में आ रहा है? तो आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए अगर आप कॉपी पेस्ट करने वाले बंदे हो, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट भी स्मार्टली करना होता है, वैसे नहीं करना होता। कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, वो वाली बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए मैं बताता हूँ। देखो मान लो आपने पहले पैसेज पढ़ा, पहला स्टेप हो गया पैसेज पढ़ने का, ठीक है। फिर आपने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन पढ़ने का कौन सा स्टेप हो गया, दूसरा। अब क्वेश्चन पढ़ के वर्ड देख लिए, फिर आप वापस उन वर्ड को ही ढूंढने वाले हो पैसेज के अंदर, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। तो 3 स्टेप हो गए ना। लेकिन अगर आपको वर्ड ही ढूंढने थे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर वर्ड ढूंढ के उनको डायरेक्टली पैसेज में पढ़ के ढूंढ सकते थे, तो आपको डायरेक्टली मिल जाते, तो वहां 2 ही स्टेप होते। तो कॉपी पेस्ट करने वालों को 3 स्टेप लेने की जरूरत ही क्या है, समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज ये कि अब इसमें भी एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी ये है कि मैंने
पहले पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन पढ़ा तो पहले का वर्ड ढूंढ रहा हूं, फिर वापस दूसरा क्वेश्चन पढ़ा फिर शुरू से वर्ड ढूंढ रहा हूं, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ा फिर शुरू से वर्ड ढूंढ रहा हूं। ऐसे तो पता नहीं कितनी बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। तो अगर वर्ड ढूंढने ही है तो एक ही बार में क्वेश्चन में सारे के सारे वर्ड देके एक ही बार में कंटेंट को मार्क कर लो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आप पहले पैसेज मत पढ़ो। अगर आप कॉपी पेस्ट ही एट द लास्ट करने वाले हो, अगर आप समझने वाले हो तो उस केस के अंदर आपको पैसेज पढ़ना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी चीज, मार्किंग द कंटेंट डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में वर्ड देख के मार्क करना है और एक ही बार में सारे वर्ड देख के आपको मार्क करना है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो एक्सप्लेनेशन। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू, दूसरा एक्सप्लेनेशन जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के होते हैं, और इसके अलावा आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स की कोई वर्ड दे रखा है, बोल रखा है पैरा इसमें होगा उसका सिमिलर वर्ड, तो आपको उस पैरा के अंदर ढूंढना है। तो ज्यादा दिक्कत हमारे को सिनोनिम्स वाले ही क्वेश्चन देते हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन वाले और वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। मान लो कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता तो उसे क्या करना चाहिए, पहले पैसेज को रीड करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। प्रैक्टिस में कर रहा है तो जितने वर्ड्स का मतलब नहीं पता उन्हें फाइंड आउट करना चाहिए कहीं से, और उसके बाद पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। और क्वेश्चंस में जब उसे पता है कि भाई ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था तो वो डायरेक्टली उसे मार्क कर सकता है। और मार्क करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन मिल भी नहीं रहा है तो वो उसी तरीके से कर सकता है कि वो वर्ड को देख के उसके कंटेंट को मार्क कर सकता है बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो जो पता चल गए हैं वो तो डायरेक्टली आंसर कर लेगा, जिसके नहीं पता है वो कंटेंट मार्क करके कर लेगा। अब इसमें खास बात क्या है दोनों के लिए, कॉपी पेस्ट वालों के और समझने वालों के लिए, खास बात ये है कि जहां से भी आपने कंटेंट मार्क करना है आपको कभी भी ना जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें डायरेक्टली उसे पेस्ट नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंटेंट मैंने क्या मार्क किया है, अब उसे पढ़ो, पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखो, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो। कई बार तो आपको पता है जो पैसेज होता है उसके अंदर कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, आई वी यू। समझ में आ रहा है, आई वी यू। लेकिन जब भी आप आंसर लिखते हो तो आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं लिख रहे, आप एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो। तो आप आई की जगह आई कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख सकते, आपको आई को चेंज करना पड़ेगा ही के अंदर, ऐसे ही वी को चेंज करना पड़ेगा दे के अंदर, क्योंकि आप राइटर के लिए आंसर लिख रहे हो कि भाई राइटर ने ये चीज करी है, क्योंकि राइटर ने तो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसेज दे रखा है वहां पे। ठीक है, लेकिन आप आई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी आंसर करोगे, आपको तो थर्ड पर्सन में आंसर करना पड़ेगा ना। तो वहां चेकर को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने कुछ नहीं करा, कॉपी पेस्ट किया है। अगर किसी टॉपिक पे है जहां आई भी नहीं है तो एक बार को कॉपी पेस्ट वाला चल भी जाता है, लेकिन आई वी वाले में तो बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। तो कॉपी पेस्ट मत करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंटेंट पढ़ो और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंटेंट क्या बोल रहा है, और फिर अपनी लैंग्वेज में उस कंटेंट को आपको लिखना है। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एमसीक्यू की। एक्सप्लेनेशन वाले आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन वाले करने हैं। दूसरी बात करता हूं मैं एमसीक्यू की। एमसीक्यू वाले भी आप ऐसे ही कर सकते हो, एमसीक्यू का क्वेश्चन देखा, उसका वर्ड देखा, वहां पे आपने मार्क कर लिया, वहां पे आपको आंसर चारों ऑप्शन में से मिल जाएगा। लेकिन कई बार दिक्कत ये होती है कि बच्चों को लगता है सर चारों ही ठीक है या 3 ठीक है या 2 ही ठीक है, दोनों के दोनों आ रहे हैं, कौन सा वाला ठीक होगा। तो पढ़ के देखो, समझ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 4 ऑप्शन है, ऑप्शन तो वहां गिवन होंगे 3-4 आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आंसर एक ही होगा। तो उस केस में आप पढ़ के देखो, समझ के देखो, पैसेज को समझ में आएगा आपको, तो आप उसको कर सकते हो। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो इतना तो समझ आएगा कि 4 में से यार ये 2 तो नहीं होंगे ना, ये 2 हो सकते हैं। अब उन 2 में से जो पहली प्रायोरिटी होती है ना, मतलब जो पॉइंट पहले, अगर आपको लग रहा है दोनों के दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं, तो जो पहली प्रायोरिटी होती है, जो ऑप्शन पहले विजिबल था पैराग्राफ के अंदर उस क्वेश्चन के रिलेशन में, वो आपका आंसर होगा। तो एमसीक्यू के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, कैसे एमसीक्यू वाले होंगे। अब मैं बताना चाहता हूं आपको क्वेश्चन कैटेगरी में एमसीक्यू, एक्सप्लेनेशन हो गया, अब तीसरा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स वाले कैसे होंगे, तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। मतलब कि भाई पैसेज में एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हमारे को मार्क कर रखा है सिनोनिम के साथ। फॉर एग्जांपल एक सिनोनिम हमारे को दे रखा है कि भाई अब्यूज। ठीक है, अब इस वर्ड का आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लास्ट गिवन होता है पैरा 2 से फाइंड आउट करना है आपको। क्या गिवन होगा, पैरा 2 से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। कहीं ना कहीं सोचो कि अगर ये पैरा 2 भी गिवन नहीं होता, पूरे पैसेज से आपको ढूंढना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। पूरे पैसेज में एक पैराग्राफ आपको गिवन है तो मुश्किल नहीं है क्या, मुश्किल है नहीं है ना, आसान है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि पैरा 2 के अंदर भी ऐसा तो नहीं होगा कि पैरा 2 का हर एक वर्ड आपको नहीं आता होगा, हर एक वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पैरा 2 को जब आप देखोगे तो आप मार्क कर लो कि उसमें किस किस का मतलब आपको नहीं पता है। मेरा मानना है कि अगर आप नॉर्मल रीडर भी हो ना तो ज्यादा से ज्यादा 4, 5 या 6 मैक्सिमम वर्ड हो सकते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, बाकी का आपको पता होगा। एक नॉर्मल रीडर को भी इतना पता होता है, और अगर कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी होगा जिसको रीडिंग आती ही नहीं है तो वो भी 8-9 वर्ड ही मार्क करेगा। ठीक है,
तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, पहले तो ये देखो कि भाई जो मैंने मार्क नहीं करे हैं उनमें से तो कोई नहीं है सिमिलर वर्ड अब्यूज का, उसका मतलब तो आपको पता है तो आप समझ जाओगे। और ये चीज करने के लिए पहली चीज जरूरी होती है कि इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब आपको नहीं पता तो खेल तो वहीं खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, इस पे स्ट्रगल करोगे आप। फिर जब इसका मतलब पता है तो पैरा 2 में देखो मार्क कर लिया, जिनका मतलब नहीं पता बाकी में सर्च करो कि बाकी में तो नहीं है। अब बाकी में नहीं है तो कंफर्म है कि भाई अंडरलाइन वालों में से ही हो सकता है। अब अंडरलाइन वालों में आप क्या देख सकते हो, जैसे अब्यूज है, तो अब्यूज जो है वो एक वर्ब है या नाउन है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आया रिप्लेस, तो रिप्लेस तो आपकी वर्ब ही होती है, रिप्लेस आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। तो ऑब्वियस सी बात है एक वर्ब जो है वो वर्ब से ही रिप्लेस होगी। तो जब वहां 7, 8 या 4, 5 जो भी वर्ड आपने मार्क किए हैं, आप उसमें देखोगे यार कौन सा वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है, कौन सा नाउन की तरीके से यूज हो रहा है। नाउन मतलब द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। तो वर्ब वर्ब से रिप्लेस होगी, नाउन नाउन से रिप्लेस होगा। तो इस तरीके से अब वो 6-7 वर्ड जो है उसमें भी आप अंडरलाइन कर सकते हो भाई ये वर्ब है, ये नाउन है, उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद आती है, नाउन की पोजीशन फुल स्टॉप के बाद आती है या लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। तो अगर 6 वर्ड थे उनमें से 3 वर्ब है और 3 नाउन है और मुझे वर्ब को रिप्लेस करना है, तो अब 3 में से आंसर हो सकता है। अब उसमें भी आप देख सकते हो कि भाई जो कंटेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग मीनिंग क्या आ रहा है, एक नेगेटिव मीनिंग आ रहा है या पॉजिटिव। आप देखो रिप्लेस जो है वो आपका एक न्यूट्रल वर्ड है, तो वहां अगर उन 3 वर्ड में कोई पॉजिटिव मीनिंग शो कर रहा है, कोई नेगेटिव शो कर रहा है, तो वो हट सकते हैं आपके। तो जो बाकी बचा हुआ होगा उसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होगा। तो भाई 7-8 वर्ड में से अब जब 1 या 2 या 3 वर्ड बचेंगे तो इतना तो आपको कॉम्प्रहेंड समझना पड़ेगा, तो जाके आप इसको आंसर कर पाओगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं अगर अनसीन पैसेज का टॉपिक इतनी सी बात में क्लियर नहीं हुआ है, वैसे इतना बहुत है मेरे हिसाब से अनसीन पैसेज करने के लिए, कुछ नई बातें आपको जरूर पता चली होंगी इस वीडियो के अंदर, लेकिन स्टिल किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अनसीन पैसेज की एक फुल फ्लेज वीडियो मैंने डाल रखी है पहले से, तो उसको देख लो, शुरू से लेके लास्ट तक मैंने समझा रखी है सारी की सारी बातें, तो आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन ध्यान रखना अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट में ही करना है, ठीक है। अगर आप नोट मेकिंग पहले करते हो तो नोट मेकिंग के बाद अनसीन पैसेज के लिए बेशक जगह छोड़ देना, सारे सेक्शन अलग अलग ही डिवाइड होंगे, लेकिन पहले वही सेक्शन करो जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है आपका, ताकि आपका अच्छा एक इंप्रेशन पड़े। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक जरूर करो। लाइक बहुत कम करते हो यार, लोग इतनी सारी वीडियो देखते, लोग बहुत देखते हैं, लाइक कम आते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर तुम मेरे से हेल्प ले रहे हो तो लाइक जरूर करा करो और आग लगा दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।